एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नज़र में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। ज़ेर तामीर बंगले के आहनी फाटक में जंग खूरदा सा एक ताला झूल रहा था। उस ताले से भी अंदाजा हो रहा था कि मकान की तामीर काफी अरसे से रुकी हुई है। अनवर ने इधर उधर देखा, फिर तेजी से बंगले की बाउंड्री वॉल फलांग कर अंदर कूद गया। फौरन ही उसने आहनी फाटक का जेली दरवाजा अंदर से खोल दिया। साजिद और तैमूर ने मुझे अंदर दाखिल होने का इशारा किया। जब मैं अंदर दाखिल हो गया तो उन दोनों ने अंदर आकर फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। अनवर ने अब रिवॉल्वर निकाल कर मुझ पर तान लिया था। मुझे मासूम सी उम्मीद थी कि मुमकिन है बंगले में चौकीदार मौजूद हो, मगर वहां हमारे अलावा किसी ज़ीरूह का नामो निशान तक नहीं था। अब तैमूर और साजिद के हाथों में भी रिवॉल्वर दिखाई दे रहे थे। फिर तैमूर की आवाज गूंजी, कामरान, शायद बहुत ज्यादा जहनी दबाव से तुम्हारे आसाब शल हो चुके हैं, जो तुम अपने साय से भी खौफजदा हो। तुम इतना तो सोचते कि अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो जान मोहम्मद के घर में ही तुम्हारा किस्सा तमाम कर देता, मगर तुमने शायद जहन से काम लेना छोड़ दिया है। इसके अलावा भी मुझे बहुत से मौके मिले, मगर मैंने कुछ नहीं किया। हम साजिद के घर में भी तुम पर काबू पा सकते थे, चाय में बेहोशी की दवा मिला सकते थे, या फिर कुछ न करते तो बॉस को फोन तो कर ही सकते थे कि कामरान हमारे साथ मौजूद है। उसने कुछ तवक्कुफ किया, फिर गुलूगीर लहजे में बोला, अफसोस तो मुझे ये है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी माँ की कसम खाई थी, तुमने उसका भी एतबार न किया। फिर अचानक उसने मशीन पिस्टल मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने गैर शऊरी तौर पर उसे कैच कर लिया। मैंने देखा साजिद और अनवर भी हैरत से तैमूर को देख रहे थे। तैमूर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, कामरान, अगर वाकई तुम मुझ पर दुश्मन होने का शुबा कर रहे हो तो मुझे गोली मार दो। मुझे तो बॉस के हाथों यूं भी मरना ही है। आज नहीं तो कल उसके आदमी मुझे ढूंढ निकालेंगे, फिर आज ही क्यों ना मर जाऊं, और एक मर्तबा कह दूं तो फिर मरते दम तक दोस्ती निभाता हूं। फिर वो साजिद और अनवर से मुखातिब हुआ, तुम लोग भी अपने रिवॉल्वर फेंक दो, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों ने उलझन आमेज नजरों से तैमूर को देखा, फिर रिवॉल्वर फेंक दिए। मैं अभी तक मशीन पिस्टल हाथ में पकड़े खड़ा था। हैरत ने मुझे गुंग कर दिया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तैमूर ने कहा, गोली चलाओ कामरान। फिर कुछ सोच कर बोला, तुम्हें अगर ये खौफ है कि धमाके की आवाज दूर तक सुनी जाएगी तो साइलेंसर वाला रिवॉल्वर ले लो। मैं चंद लम्हे मशीन पिस्टल पकड़े खड़ा रहा। फिर अचानक मुझे अपनी ज्यादती का फौरन एहसास हुआ। वाकई मैं इतने जहनी दबाव में था कि मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। अगर तैमूर के दिल में खोट होता तो वो मुझे जान मोहम्मद के घर में ही ठिकाने लगा देता, या वो बॉस को इत्तला कर देता कि कामरान फुला जगह मौजूद है। वो तो काफी देर बाहर भी रहा था। अपनी ज्यादती का एहसास होते ही मारे नदामत के मेरा चेहरा पसीने में डूब गया। मैंने मशीन पिस्टल एक तरफ फेंक दिया और बढ़कर तैमूर को गले लगा लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है तैमूर, मेरा जहन वाकई मफलूज हो गया है। मैं अपने साय को भी दुश्मन समझ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने पीछे हटकर उसके आगे दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने फिर कहा, मुझे माफ कर दो तैमूर। तैमूर एकदम मुस्कुराने लगा। उसने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथ थाम लिए और बोला, चलता है कामरान, सब चलता है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुम शदीद आसाबी तनाव का शिकार हो। इसी तरह टेंशन में मुब्तला रहे तो कुछ भी नहीं कर सकोगे। चलो अब जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैंने अपना मशीन पिस्टल उठाते हुए साजिद और अनवर से कहा, तुम लोग भी मुझे माफ कर देना, मुझे न जाने क्या हो गया था। साजिद ने हाथ उठाकर कहा, बस अब इस बात को यहीं खत्म कर दें। हम जानते हैं कि आप जहनी तौर पर कितने परेशान हैं। हम गेट के रास्ते बाहर निकल आए। अनवर ने गेट अंदर से बंद कर दिया और पहले की तरह बाउंड्री वॉल फलांग कर बाहर आ गया। स्टीयरिंग एक मर्तबा फिर तैमूर के हाथ में था। उसने तेजी से एक मोड़ काटते हुए कहा, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, मैं गाड़ी को कुछ फासले पर पार्क करूंगा। कुछ दूर जाकर उसने गाड़ी रोक दी।
मैं और तैमूर नीचे उतर आए। साजिद और अनवर नीचे उतरे तो उनकी पीठ पर टूरिस्ट बैग थे और हाथ में एक एक ब्रीफकेस उन दोनों ने हमारी तरफ बढ़ा दिए। तैमूर ने बताया कि इन ब्रीफकेसों में फोल्डिंग राइफल्स हैं जो खासी दूर तक फायर करती हैं। थैलों में दस्ती बम, स्टेन गन्स और उनके फालतू राउंड्स हैं। मैंने हंसकर कहा, इतने गोले बारूद से तो हम छोटी मोटी कोई रियासत फतह कर सकते हैं। तैमूर ने संजीदगी से जवाब दिया, बॉस के इस बंगले को भी रियासत ही समझो। वहाँ तंजीम के कम से कम 22 मकामी और गैर मकामी नुमाइंदे मौजूद होंगे। उनकी हिफाजत के लिए इससे कहीं ज्यादा गार्ड्स होंगे और जरूरत पड़ी तो वो लोग पुलिस को भी तलब कर सकते हैं। मैंने कहा, यार अगर ग्लोरिया का मसला ना होता तो मैं इस बंगले को बम से उड़ा देता, मगर ग्लोरिया की वजह से हमें मोहतात रहना पड़ेगा। फिर मैंने कुछ सोच कर पूछा, ये बताओ जिस बंगले में ग्लोरिया है तुमने वो अंदर से देखा है? तैमूर ने हंसकर कहा, मैंने शायद पहले तुम्हें बताया था कि मैं इस बंगले को कई दफा देख चुका हूँ, मगर तुम्हारा जहन तो ग्लोरिया में उलझा हुआ है। मैंने कहा, ग्लोरिया ने 2 दफा मुझे मौत के मुंह से निकाला है। मैं उसका ये कर्ज बेबाक करना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी बात सुनकर तैमूर के साथ साजिद और अनवर भी हंसने लगे। तैमूर ने हंसते हुए कहा, यार वजाहत पेश करने की क्या जरूरत है, मैंने तो यूं ही एक बात की थी। फिर वो मुस्कुरा कर बोला, वैसे ग्लोरिया है बहुत हसीन। कुछ आगे जाकर तैमूर के हुक्म पर साजिद और अनवर हमसे कुछ फासले पर हो गए। अचानक मुझे ये ख्याल आया कि अगर बॉस का कोई आदमी या बॉस खुद यहाँ से गुजरा तो वो हमें देखते ही पहचान लेगा। अभी तो पूरी तरह अंधेरा भी नहीं फैला था। मैंने इस खदशे का इजहार तैमूर से किया तो वो इत्मीनान से बोला, मैं इस इम्कान पर पहले ही गौर कर चुका हूँ। इस वक्त हम उस बंगले की पुश्त पर हैं। उमूमन इस तरफ से आमदोरफ्त नहीं होती, इसके बावजूद हमें मोहतात रहना चाहिए। फिर वो चलते चलते एक जगह रुक गया और एक वसी और अरीज बंगले की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है वो बंगला जहाँ ग्लोरिया को रखा गया है। मैंने बगौर उस बंगले का जायजा लिया। मेरा अंदाजा था कि उसका रकबा कम से कम 2000 गज तो जरूर होगा। बाउंड्री वॉल बहुत ऊंची थी और उस पर खारदार तार लगे हुए थे। मुमकिन है तार में करंट भी मौजूद हो। इमारत की पुश्त पर कोई दरख्त भी ऐसा नहीं था जिसके जरिए हम अंदर दाखिल हो सकते। मैंने तैमूर से कहा, यार हैरत अंगेज बात यह है कि अंदर से कुत्तों की आवाजें नहीं आ रही हैं, वरना वडेरे अहमद बख्श के पास तो हजारों कुत्ते हैं। पहली बात तो ये कि ये बंगला वडेरे की मिल्कियत नहीं है। दूसरी बात यह कि इस वक्त यहाँ कुत्तों की मौजूदगी का कोई जवाज भी नहीं है। मीटिंग में शरीक होने वाले रात में यहाँ कयाम नहीं करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कुत्ते हर मुहाफिज से मानूस नहीं हैं। वो मुहाफिजों के लिए भी मसला पैदा कर सकते हैं। मैं इस दौरान मुसलसल इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। उस बंगले के दाएं तरफ जो बंगला था उसकी बाउंड्री वॉल भी खासी ऊंची थी और उसकी सतह पर नोकीले शीशे लगे हुए थे। बाईं तरफ अलबत्ता ऐसा बंगला था जिसकी बाउंड्री वॉल तो ऊंची थी मगर उसकी सतह पर ना तो खारदार तार थे ना नोकीले शीशे। सबसे बेहतरीन बात यह थी कि उस बंगले में 2-3 घने दरख्त भी थे जिनकी शाखें दूर तक फैली हुई थीं। हम अगर कोशिश करते तो दरख्त की शाखों के जरिए मतलूबा बंगले में दाखिल हो सकते थे। मैंने उसकी जगह का तफसीली जायजा लेकर तैमूर की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने हंसकर कहा, अब तुम्हारा जहन वाकई काम करने लगा है। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब? तैमूर ने कहा, मतलब ये कि तुम दरख्त की किसी शाख के जरिए इस बंगले में दाखिल होना चाहते हो। जब तुम उस जगह का जायजा ले रहे थे तो मैं तुम्हारे चेहरे का जायजा ले रहा था। मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, मगर इसमें एक कबाहत है। मैंने उलझ कर पूछा, कैसी कबाहत? उसने कहा, बंगले की छत पे भी बॉस के मुहाफिज होंगे, हम उनकी नजरों से नहीं बच सकेंगे। मैंने जवाब दिया, इसके अलावा अंदर दाखिल होने का कोई तरीका भी तो नहीं है। ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। ये कहते हुए मेरी नजरें मुसलसल इधर उधर भटक रही थी। फिर मैं पुरजोश अंदाज में बोला, टेलीफोन का ये पोल देख रहे हो? तैमूर ने पोल की तरफ देखा तो उसकी आंखें चमकने लगीं। फिर वो बोला, हम साजिद या अनवर को इस पोल पर चढ़ा देंगे। छत से बॉस के किसी गार्ड ने देखा भी तो वो यही समझेगा कि टेलीफोन डिपार्टमेंट का कोई लाइनमैन पोल पर चढ़ा हुआ है। पोल पर चढ़ने वाला वहां से मुहाफिज पर बेआवाज फायर भी कर सकता है। छत पे ज्यादा से ज्यादा मुहाफिज होंगे। उनसे निपटने के बाद हम आसानी से बंगले की छत पर उतर जाएंगे। साजिद और अनवर हमसे कुछ फासले पर थे। तैमूर ने हल्की सी सीटी बजाई तो वो दोनों चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। तैमूर ने उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा किया। फिर मुझसे बोला, मेरा ख्याल है कि इनमें से किसी को पोल पर चढ़ाकर मैं खुद दरख्त की किसी शाख के जरिए छत पर उतर जाऊं। मैंने कहा, नहीं तैमूर, पहले मुझे जाने दो। मैदान साफ पाकर मैं तुम लोगों को भी ऊपर आने का इशारा कर दूंगा। बस अब कुछ मत कहना, ये बहस करने का वक्त नहीं है। तैमूर ने कोई जवाब न दिया। इस दौरान में साजिद और अनवर हम तक पहुंच गए थे। तैमूर ने जल्दी जल्दी उन्हें अपने प्लान से आगाह किया तो अनवर पोल पर चढ़ने को तैयार हो गया।
अनवर ने जूते उतार कर वहीं एक तरफ रख दिए, रिवॉल्वर के 2 फालतू राउंड्स जैकेट की जेबों में डाले और अपना बैग तैमूर के हवाले करके पोल पर चढ़ने को तैयार हो गया। हम लोग कुछ पीछे हट कर खड़े हो गए। मैं किसी ऐसी जगह का जायजा लेने लगा जहां से दरख्तों वाले मकान की बाउंड्री वॉल फलांग सकूं। अनवर बंदर की तरह फुर्ती से टेलीफोन के पोल पर चढ़ गया। मैं उसकी फुर्ती और महारत पर अशश कर उठा। ऊपर जाकर वो यूं तारों का जायजा लेने लगा जैसे कोई खराबी चेक कर रहा हो, मगर उसकी नजरें सामने वाले मकान की छत का जायजा ले रही थी। फिर उसने खफीफ से इशारे के जरिए मुहाफिजों की तादाद बताई। तैमूर का अंदाजा दुरुस्त था। बंगले की छत पर 2 ही मुहाफिज थे। उन्होंने गैर महसूस तरीके पर रिवॉल्वर निकाला और उसे पोल की आड़ में छुपाकर एक मरतबा फिर टेलीफोन का मुआयना करने लगा। मैंने सांस तक रोक ली। तैमूर ने हिजान आमेज सरगोशी में कहा, अनवर का निशाना बहुत जबरदस्त है, इसका निशाना कभी खाली नहीं होता। अचानक ठक ठक की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे 2 गुब्बारे फटे हों। अनवर के रिवॉल्वर ने 2 मरतबा शोला उगला और 2 इंसानी चीखें उभरी और सन्नाटे में मादूम हो गईं। अपना काम करने के बाद अनवर बर्क रफ्तारी से नीचे उतर आया। अब मेरा काम शुरू होने वाला था। तैमूर दीवार के सहारे बैठ गया। मैं उसके कंधों पर खड़ा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खड़ा होने लगा। वो पूरी तरह खड़ा हो गया। उसके बावजूद बाउंड्री वॉल मेरे हाथों की पहुंच से दूर थी। मैंने अपने जिस्म को तोला और एकदम उछलकर दीवार पकड़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं दीवार पर चढ़ गया। इस सारी कार्रवाई में मुश्किल से 7 मिनट लगे होंगे। मुझे ये खौफ भी था कि उस बंगले का कोई फर्द मुझे देख न ले। वो शोर मचा देता तो हमारा सारा प्रोग्राम चौपट हो जाता। सर्दियों के दिन थे, इसलिए 5:30 बजे ही अंधेरा फैलना शुरू हो गया। मैं चंद लम्हे दीवार पर बैठा चारों तरफ का जायजा लेता रहा, फिर आहिस्तगी से अंदर कूद गया। मेरे कूदने से हल्का सा धमाका हुआ। मैं फुर्ती से वहां रखी संगी बेंच की आड़ में हो गया। मैंने चंद लम्हे तक इंतजार किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त की तरफ बढ़ा जिसकी शाखें खासी दूर तक फैली हुई थीं। चंद लम्हों के बाद मैं दरख्त पर पहुंच चुका था। अंधेरा तेजी से फैल रहा था। मुझे अफसोस हुआ कि तैमूर से टॉर्च क्यों न ले ली। बहरहाल अभी इतना अंधेरा नहीं था कि कुछ नजर न आता। मैंने कुछ और ऊपर चढ़कर मतलूबा बंगले की छत पर नजरें दौड़ाईं। मुझे 2 अफराद नजर आए। वो दोनों ही गैर फितरी अंदाज में जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी राइफल्स भी उनके नजदीक ही पड़ी थी। अनवर का निशाना वाकई बहुत जबरदस्त था। मैं आहिस्ता आहिस्ता दूर तक फैली हुई एक मजबूत शाख तक पहुंचा। अपने जिस्म का बोझ डालकर उसकी मजबूती आजमाई, फिर उस शाख पर आहिस्तगी से मतलूबा बंगले की तरफ खिसकने लगा। शाख अचानक खौफनाक हद तक झुक गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बोझ से शाख टूटने वाली हो। दूसरी छत चंद मिनट के फासले पर थी। मैंने जकंद लगाई और छत पर पहुंच गया। मेरे हटते ही शाख जन्नाटे से ऊपर गई तो खासी जोरदार आवाज पैदा हुई। दरख्त पे बसेरे के लिए आने वाले परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। मैं छत पे बनी हुई छोटी सी दीवार के पीछे दुबक गया। मैंने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर चौकन्ने अंदाज में मुर्दा मुहाफिजों की तरफ बढ़ा। एक की खोपड़ी उड़ गई थी और दूसरे के सीने में सुराख था। छत पे इंसानी खून बिखरा हुआ था। मैंने उनमें से एक की राइफल उठा ली। फिर मुझे ख्याल आया कि तैमूर वगैरह को मैदान साफ होने का इशारा कर दूं। अचानक मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। तैमूर वगैरह वहां से नजर नहीं आ रहे थे। मैं उन्हें इशारा कैसे करता? मैंने पहले से कोई सिग्नल भी तय नहीं किया था। आखिर मुझे उसी अंदाज में सीटी बजाने का ख्याल आया जिस तरह तैमूर ने साजिद और अनवर को मुतवज्जे करने के लिए बजाई थी। मैं छत की छोटी सी दीवार से बंगले में नीचे की तरफ झांका। नीचे कोई नहीं था, और अगर था भी तो ऐसी जगह था जहां से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सीटी बजाने ही वाला था कि मुझे जीने पर भारी कदमों की आहट सुनाई थी। कोई बहुत तरंग में गुनगुनाता हुआ ऊपर आ रहा था। मैं लपक के जीने के साथ चिपक गया। आने वाला जूं ही ऊपर आया, उसकी नजर सबसे पहले मुर्दा मुहाफिजों पर पड़ी। वो हैरत से उनकी तरफ बढ़ा। ओए बालिए, क्रीमू। अचानक वो अपनी जगह थम गया। शायद उसने महसूस कर लिया था कि उसके साथी अब जिंदा नहीं है। अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था, इसलिए शायद उसे खून नजर नहीं आया था। मैं दबे पांव उसके सर पर पहुंच गया। वो जूं ही पलटा, मैंने राइफल को लठ की तरह उसके सर पर मारा। जरब खासी भरपूर थी। वो कराहता हुआ तेवरा कर गिरा और साकित हो गया। फिर मैंने तैमूर के अंदाज में हल्की सी सीटी बजाई। फौरन ही नीचे से उसका जवाब आ गया। गोया मेरा सिग्नल तैमूर तक पहुंच गया था। तैमूर ने छत पर दरख्त की शाख के जरिए आने की बजाय रस्सी छत पर फेंकी। उसके एक सिरे पर एक हुक भी बंधा हुआ था। मैंने वो हुक दीवार की उभरी हुई गग्गर में फंसा दिया। वो तीनों रस्सी के जरिए बर्क रफ्तारी से छत पर पहुंच गए। तैमूर ने मुझसे सरगोशी में पूछा, क्या ये तीनों मर गए? मैंने बाद में आने वाले की तरफ इशारा किया, कहा इनमें से एक शायद जिंदा है। तैमूर ने झुककर उसकी नब्ज देखी, फिर सर हिलाकर बोला, ये भी मर चुका है। मैंने तैमूर से पूछा, ये रस्सी कहाँ से आई? वो बोला, रस्सी साजिद के बैग में थी। जिस वक्त तुम ऊपर चढ़े थे उस वक्त मैंने जानबूझकर रस्सी इस्तेमाल नहीं की थी।
मुमकिन है बराबर वाले बंगले में कोई मौजूद होता और वो हुक की आवाज़ से हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाता। फिर वो चौंक कर बोला, अब जल्दी से नीचे चलो, कहीं मीटिंग ख़त्म ना हो जाए। मैंने तैमूर से कहा, मैं ज़रा मकान के सामने वाले हिस्से का जायज़ा ले लूँ। मैं उस वसी और इस छत के दूसरे सिरे की तरफ बढ़ गया। मेरे पीछे तैमूर भी था। हम दोनों ने बहुत एहतियात से नीचे की तरफ झांका। वहाँ बंगले का बड़ा सा गेट साफ दिखाई दे रहा था। गेट से कुछ फासले पर 2-3 गाड़ियाँ आगे पीछे खड़ी थीं। इसका मतलब था मीटिंग अभी जारी है। गेट पे भी मुझे 2 गार्ड्स नजर आए। वो दोनों मुस्तैदी से गेट के दाएं बाएं जमे खड़े थे। उस बंगले में मजीद न जाने कितने गार्ड्स थे। एक मरतबा फिर मुझे अपनी हिमाकत और जल्दबाजी पर गुस्सा आया। जिस आदमी को मैंने ठिकाने लगाया था उससे गार्ड्स की तादाद तो मालूम हो ही सकती थी। हम लोग झुके झुके जीने की तरफ बढ़े। साजिद और अनवर लाशों को उठाकर दीवार के साथ लिटा चुके थे ताकि वो पहली नजर में किसी को दिखाई न दें। तैमूर ने ब्रीफकेस खोलकर दोनों फोल्डिंग राइफल्स निकाली और अंधेरे के बावजूद उन्हें महारत से जोड़ दिया। एक राइफल उसने मेरी तरफ बढ़ाई, दूसरी अपने शाने से लटकाई। मुहाफिज की राइफल मैंने वहीं एक तरफ डाल दी। साजिद और अनवर के हाथों में स्टेन गन्स थीं जो उन्होंने अपने थैलों से निकाली थीं। हर तरफ से इत्मीनान करने के बाद हम फूंक फूंक कर कदम रखते हुए नीचे पहुंच गए। नीचे भी बिल्कुल सन्नाटा था। छत पे 3 आदमियों की ड्यूटी लगाकर बॉस उस तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। इसी किस्म की छोटी मोटी गलतियां बाज़ औक़ात बड़ी तबाही का पेश खैमा साबित होती हैं। हम जहां खड़े थे वहां कॉरिडोर इंग्लिश के एल की तरह था। तैमूर एतमाद से आगे बढ़ा और दूसरी तरफ झांका। फिर हमें आगे जाने का इशारा किया। दूसरी तरफ भी कॉरिडोर में मुकम्मल खामोशी थी। तैमूर ने बताया कि हॉल बिल्कुल दरमियान में है। इस वक्त वो सब हॉल में जमा होंगे। तैमूर यूं ही आगे बढ़ा। मुख्तलिफ सतूनों की ओट से 4 आदमी निकल आए, मगर इससे पहले कि वो कुछ पूछते साजिद और अनवर के रिवॉल्वर ने शोले उगले और वो चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। इससे पहले कि मजीद गार्ड्स वहां आते या बड़े कमरे में से कोई दरियाफ्ते हाल के लिए बाहर निकलता, हम लोग फुर्ती से हॉल में दाखिल हो गए। दरवाजे के बिल्कुल साथ एक गार्ड खड़ा था। उसने अपनी राइफल सीधी करना चाही, मगर तैमूर की राइफल उससे पहले गरज उठी। वो सब घबरा कर खड़े हो गए। मैंने डपट कर कहा, कोई अपनी जगह से हरकत न करे वरना ढेर कर दूंगा। एक जवान आदमी ने तेजी से जेब में हाथ डालना चाहा, मगर अनवर के रिवॉल्वर से न बच सका और चीखता हुआ ढेर हो गया। वहां कई औरतें भी थीं। उस शख्स को मरता देख कर वो हिस्टेरियाई अंदाज में चीखने लगी। मैंने गरज कर कहा, खामोश। किसी की आवाज सुनाई दी तो पहले उसको ढेर करूंगा। तुम सब फर्श पर औंधे मुंह लेट जाओ। हरी अप। मैंने ये जुमला इंग्लिश में अदा किया था क्योंकि वहां बहुत से गैर मुल्की भी थे। वो सब गिरते पड़ते फर्श पर औंधे हो गए, सिवाय एक शख्स के। वो बॉस था जो पहले उस झमगट्टे में नजर नहीं आया था। मैंने गरजदार आवाज में कहा, सुना नहीं तुमने? जल्दी करो और औंधे मुंह लेट जाओ, वरना तुम्हारा हशर भी इससे मुख्तलिफ नहीं होगा। मैंने मरने वाले गार्ड और उनके एक साथी की तरफ इशारा किया। बॉस ने कहा, सुनो कामरान, मुझसे मुफाहमत कर लो, मैं तुम्हारे तमाम केस खत्म करवा दूंगा। मैंने चीख कर कहा, बको मत। मौत को सामने देख कर तुम्हें मुफाहमत का ख्याल आया? मैं ऐसे किसी भी समझौते को बुज़दिली समझता हूँ। तुम इतने बुज़दिल तो नहीं थे। बॉस ने चीख कर कहा, कामरान, ज्यादा बातें मत बना वरना तुझे पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। और तू? वो तैमूर से मुखातिब हुआ, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तेरी आने वाली कई पुश्तें इबरत पकड़ेंगी। मैंने डपट कर कहा, अनवर, अगर अब इस शख्स के मुंह से एक लफ्ज भी निकला तो इसे गोली मार दो। फिर मैं बॉस से मुखातिब हुआ, मुझ पे दहशतगर्दी का इल्जाम है ना? फिर मैं वाकई दहशतगर्दी क्यों ना करूं? मैंने साजिद को हुक्म दिया कि इन सब की तलाशी ले लो। वो सब तादाद में 26 थे। साजिद ने बहुत तेजी और महारत से उन सब की तलाशी ले डाली। बेशतर अफराद मुसल्ला थे। कुछ खवातीन के पर्स में से भी पिस्टल निकले। साजिद ने सारे रिवॉल्वर और पिस्तौल एक कोने में ढेर कर दिए। हॉल के कमरे के बाहर अब भागते कदमों की आवाजें आ रही थीं। तैमूर ने बॉस से पूछा, ग्लोरिया कहाँ है? बॉस चौंक उठा और बोला, ओ, अब मैं समझा कि तुमने मेरे साथ नमक हरामी क्यों की है। तुम्हें भी उस हरामजादी सफेद बला ने खरीद लिया है, मगर वो भी अब जिंदा नहीं रहेगी। तैमूर ने आगे बढ़कर बॉस के मुंह पर इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि वो लड़खड़ा कर दीवार से टकरा गया। उसके होंठों से खून बहने लगा। तैमूर ने सर्द लहजे में कहा, मैंने पूछा है ग्लोरिया कहाँ है, तकरीर झाड़ने को नहीं कहा था तुमसे। बॉस ने हथेली की पुष्ट से अपने होंठ साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि ग्लोरिया को वडेरे अहमद बख्श ने कहाँ रखा है। मैंने चीख कर कहा, तैमूर, ये वक्त ज़ाया कर रहा है, इसे ठिकाने लगाओ।